नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्रैक्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे जून माह से बन सकने वाले इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के 35 क्वेश्चंस और इस महीने प्रकाशित पुस्तकों में से प्रमुख 5 पुस्तकें, और साथ ही देखेंगे जून माह के प्रमुख राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तब आप इस रेड बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? नेक्स्ट है, इसी में बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? और इसी में तीसरा है, मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना है? तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर हैं ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, जून माह की शुरुआत में योगी सरकार ने यह घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश ने कोविड-19 से निपटने के लिए पूरी तरीके से अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और हमारे प्रदेश ने लगभग 1 लाख बिस्तर की व्यवस्था कर ली है। तो इस घोषणा के साथ उत्तर प्रदेश देश में पहला राज्य बन गया था जिसने कोविड से निपटने के लिए 1 लाख बिस्तर की व्यवस्था की थी। नेक्स्ट है, बाल श्रमिक विद्या योजना। इसमें योगी सरकार ने प्रति मजदूर लड़के के लिए 1,000 रुपये और लड़की के लिए 1,200 रुपये की आर्थिक मदद की योजना बनाई है, जिससे वे मजदूरी के चंगुल से छूटकर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। और नेक्स्ट है, मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य भी बन गया है उत्तर प्रदेश। हाल ही में योगी सरकार ने एक डाटा जारी किया था जिसमें उसने बताया कि लगभग 57 लाख मजदूरों को मनरेगा के तहत सरकार ने रोजगार दिया है। तो इस घोषणा के साथ मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य भी बन गया है उत्तर प्रदेश। आप देख सकते हैं, बाल श्रमिक विद्या योजना जिसकी शुरुआत हुई है 12 जून के दिन, क्योंकि 12 जून को मनाया जाता है बाल श्रम निषेध दिवस, यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो इस दिन योगी सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना का शुभारंभ किया है, जिसमें कामकाजी बालकों को 1,000 रुपये और बालिकाओं को 1,200 रुपये प्रति माह आर्थिक मदद मुहैया कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FSSAI के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अरुण सिंघल। ये देख सकते हैं, ये अरुण सिंघल हु इज नाउ अपॉइंटेड एज CEO ऑफ SSAI, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है अरुण सिंघल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के नए DGP कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, संजय कुंडू। दोस्तों, 1989 बैच के IPS अधिकारी संजय कुंडू को हिमाचल प्रदेश का नया DGP अर्थात डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संजय कुंडू। बात करें मुकेश कुमार मीणा की, तो दोस्तों ये भारतीय राज्य गोवा के नए DGP बने हैं। और RC लेखा ये केरल की पहली महिला DGP हैं। तो आपको तीनों नियुक्तियां याद रखनी है। यह दोस्तों संजय कुंडू जो कि अब हिमाचल प्रदेश के नए DGP नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम विभाग ने जून में महाराष्ट्र व गुजरात में किस चक्रवाती तूफान के टकराने की चेतावनी दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, निसर्ग। मौसम विभाग के प्रमुख मृत्युंजय महापात्रा ने बताया था कि जून के शुरुआती हफ्ते में महाराष्ट्र व गुजरात से एक तूफान टकराएगा जिसका नाम है निसर्ग। और वास्तव में तूफान आया था जिससे इन दोनों राज्यों के तटीय इलाकों में मामूली नुकसान हुआ था। लेकिन दोस्तों, मई माह में पश्चिम बंगाल व उड़ीसा में एक भयंकर तूफान आया था जिसका नाम था एम्फन, जिससे वहां पर भारी जान माल की हानि हुई थी और अकेले पश्चिम बंगाल में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ था। तो ये दोनों आपको तूफान याद रखने हैं। एम्फन तूफान आया था भारत के पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में, और निसर्ग आया था भारत के 2 पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र और गुजरात में। नेक्स्ट है, सोडार नामक सोशल डिस्टेंसिंग ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, गूगल। दोस्तों, वर्तमान में कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए गूगल ने अपने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए
ये ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है सोडार। इसको एंड्रॉयड फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद एंड्रॉयड फ़ोन के यूज़र के चारों ओर जो है एक रेंज तैयार हो जाती है। अब जब कोई रेंज को तोड़ के अंदर आता है तो ये फ़ोन अपने यूज़र को अलर्ट कर देता है कि आपकी सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो डिमोलिश हो रही है, कम हो रही है। तो इस प्रकार का सोडार ऐप विकसित किया है गूगल ने और इसको लॉन्च किया है। ये देख सकते हैं सोडार ऐप जैसे कि गूगल ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है CII के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उदय कोटक। ये दोस्तों उदय कोटक जो कि अब CII के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। CII की फुल फॉर्म होती है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके अब नए अध्यक्ष बन गए हैं उदय कोटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर रख दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में कौन संस्थान प्रथम स्थान पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सिन्हुआ यूनिवर्सिटी जो कि चाइना की एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है। इसने एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में प्रथम स्थान पाया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिन्हुआ यूनिवर्सिटी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अल्ट्रा स्वच्छ उपकरण सुमेरु PACS उपकरण और जर्मी क्लीन नामक सैनिटाइजिंग चैम्बर किसने विकसित किया है? तो दोस्तों ये तीन उपकरण DRDO, इसका राइट आंसर ऑप्शन है DRDO। इन तीनों उपकरणों को DRDO ने अलग अलग समय अवधि में बनाया था, लेकिन हमने यहाँ पे क्वेश्चन में इन तीनों को एक साथ लिख दिया गया है। आइए अब बताते हैं इन तीनों उपकरण के यूज क्या हैं। तो पहला है अल्ट्रा स्वच्छ उपकरण। इसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सैनिटाइज किया जाता है, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वॉच हो गई, उनको कीटाणु रहित किया जाता है अल्ट्रा स्वच्छ उपकरण के माध्यम से। नेक्स्ट है सुमेरु PACS उपकरण। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति विशेष PPE किट पहनते हैं अर्थात पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उनको पसीने आने की बड़ी समस्या होती है क्योंकि उनका पूरा शरीर जो है वो कपड़े से ढक जाता है। तो अब इस उपकरण के माध्यम से अब उनको जो है स्वेटिंग बहुत कम होगी, पसीना उनके बहुत कम निकलेगा। और नेक्स्ट है जर्मी क्लीन नामक सैनिटाइजिंग चैम्बर। इसमें दोस्तों पुलिस कर्मियों की वर्दियों को सैनिटाइज किया जाता है क्योंकि वे लगातार अपरिचितों के संपर्क में रहते हैं, जिनसे उनकी वर्दी पर कोरोना वायरस या अन्य विषाणुओं के आने की जो शंका बनी रहती है। तो अब जर्मी क्लीन नामक सैनिटाइजिंग चैम्बर में एक बार में लगभग 30 वर्दियों को सैनिटाइज किया जाता है। तो दोस्तों इन तीनों उपकरणों को विकसित किया है DRDO ने। आइए अब DRDO की बात करें तो दोस्तों DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में और इसका हेडक्वार्टर है भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में और इसके वर्तमान में हेड हैं G सतीश रेड्डी। तो ये आपको तीनों बातें याद रखनी है। ये आप देख सकते हैं DRDO का लोगो, जिसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और इसकी टैगलाइन होती है बलस्य मूलम विज्ञानम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गीत का दर्जा दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ओडिशा। हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घोषणा की थी कि हम वंदे उत्कल जननी को अपने राज्य का आधिकारिक गीत घोषित करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ओडिशा। और दोस्तों राष्ट्रगान में भी ओडिशा के लिए उत्कल शब्द का प्रयोग किया है, तो आप इस क्वेश्चन को वहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सूची में शामिल हो गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कुशीनगर एयरपोर्ट। दोस्तों 590 एकड़ की भूमि में बने इस एयरपोर्ट को हाल ही में केंद्र सरकार ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सूची में शामिल करने के लिए हरी झंडी दी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कुशीनगर एयरपोर्ट। अब दोस्तों इसको मिलाकर उत्तर प्रदेश के पास 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए हैं।
पहला है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ, दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, और तीसरा यही हो गया कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और एक जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि ग्रेटर नोएडा में बन रहा है। यानी कि अब उत्तर प्रदेश के पास 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और एक जो है वो प्रस्तावित है। ये देख सकते हैं, ये सूचना आने के बाद कुशीनगर एयरपोर्ट के लिए सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद ज्ञापित किया था। नेक्स्ट है देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और दोस्तों ये दोनों ब्रिज जो हैं भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित हैं और इन दोनों ब्रिजों को बनाया है BRO ने, अर्थात बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इन दोनों ब्रिजों को 1 साल के कम समय में बनाकर सरकार को बना के दे दिया है। और दोस्तों इससे क्या होगा कि वहाँ के आम जनमानस को और आर्मी के वाहनों को आने जाने की सुविधा मिलेगी। और इसका जो है दिल्ली से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उद्घाटन किया है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस शहर में आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप शुरू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पुणे। दोस्तों महाराष्ट्र के पुणे में एक अनोखा पेट्रोल पंप शुरू हुआ है जिसको जानते हैं आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप। इसमें क्या होगा कि ग्राहक जो है वो स्वयं अपने हाथ से गाड़ी में पेट्रोल भरेगा और पेट्रोल पंप कर्मी दूर खड़े रह के उसको गाइड करेगा। इस प्रकार ग्राहक और पेट्रोल पंप कर्मी के बीच एक सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन होगी। नेक्स्ट है इनमें से किस कंपनी ने क्लाइमेट प्लेज फंड अर्थात जलवायु प्रतिज्ञा निधि को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अमेजॉन। हाल ही में अमेजॉन के CEO जेफ बेजोस ने इस फंड को लॉन्च किया है जिसका नाम है क्लाइमेट प्लेज फंड। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें जेफ बेजोस ने बताया है कि हम 2040 तक इस धरती को लगभग 40 से 70% तक CO2 से मुक्त करना चाहते हैं और इसी के लिए अमेजॉन ये फंड जारी कर रही है क्लाइमेट प्लेज फंड। अब ये कैसे CO2 से मुक्त करेंगे? तो इस फंड में उन्होंने $2 बिलियन की धनराशि जारी की है। अब ये धनराशि उन कंपनियों में निवेश की जाएगी जो कि क्लीन एनर्जी के लिए काम करते हैं और इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाते हैं। तो दोस्तों ये क्लाइमेट प्लेज फंड जारी किया है अमेजॉन ने। ये देख सकते हैं, ये अमेजॉन के CEO जेफ बेजोस जिन्होंने ये फंड जारी किया है। नेक्स्ट है रिचर्ड डांकिस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, जावेद अख्तर। बॉलीवुड के प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर को रिचर्ड डांकिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। और इसे दोस्तों इन्हें उनके समाज के प्रति स्पष्ट सोच और सामाजिक बुराइयों को उजागर करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। अब बात करें रिचर्ड डांकिस पुरस्कार की दोस्तों, तो ये अमेरिका का एक प्रसिद्ध पुरस्कार है जिसे कि वर्ष 2003 से दिया जा रहा है। ये दोस्तों जावेद अख्तर जिन्हें कि रिचर्ड डांकिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जावेद इकबाल वानी। हाल ही में जावेद इकबाल वानी को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है इन्होंने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, जावेद इकबाल वानी। दोस्तों बात करें मोहम्मद रफ़ीक की, तो ये भारतीय राज्य ओडिशा के चीफ जस्टिस हैं। और दीपंकर दत्ता ये भारतीय राज्य महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस हैं और गोविंद माथुर ये उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं और जावेद इकबाल वानी बन गए हैं भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस। तो ये चारों चीफ जस्टिस के नाम आपको याद रखने हैं। ये दोस्तों जावेद इकबाल वानी जो कि अब जम्मू कश्मीर के नए चीफ जस्टिस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी
किस शहर को बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गैरसैंण। दोस्तों उत्तराखंड के इस प्रसिद्ध कस्बे को जिसका नाम है गैरसैंण, इसे अब उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, गैरसैंण, जो कि उत्तराखंड की वर्तमान राजधानी देहरादून से लगभग 250 किलोमीटर दूर है। तो अब उत्तराखंड के पास दो राजधानी है, देहरादून तो ये तो रहेगी ही, अब ग्रीष्मकालीन राजधानी भी हो गई जिसका नाम है गैरसैंण। नेक्स्ट है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से कौन सम्मानित हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रतन लाल। दोस्तों रतन लाल को, जो कि एक प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक हैं, इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। बात करें दोस्तों अदर ऑप्शन की, तो थियरी डेलापोर्ट ये विप्रो कंपनी के नए एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं। केविन मेयर जो दोस्तों ये टिकटॉक के नए सीईओ बने हैं, टिकटॉक जिसे कि भारत में हाल ही में बैन कर दिया गया है। और टीएस तिरुमूर्ति ये दोस्तों यूनाइटेड नेशन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि बने हैं और इन्होंने सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लिया है। तो दोस्तों ये हैं रतन लाल, जिन्होंने विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 का खिताब जीता है। और खिताब लेने के समय इन्होंने कहा है कि मैं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों से अनुरोध करता हूँ कि फसल काटने के बाद वो ज़मीन में बचे अवशेषों को मत जलाएं, क्योंकि धरती से सब कुछ छीन लेना ये सही बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, कोयम्पुत्तूर। दोस्तों हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने लगभग 1018 जगहों के नाम बदल दिए हैं। उन्हीं में से ये प्रसिद्ध जगह है कोयम्बटूर शहर, जिसका नाम बदल कर अब कर दिया गया है कोयम्पुत्तूर। तो ये आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोयम्बटूर शहर हमेशा से चर्चा का केंद्र रहता है। तब इसका नया नाम हो गया है कोयम्पुत्तूर। ये आप देख सकते हैं कुछ प्रसिद्ध स्थानों के नाम और उनके वर्तमान नाम। तो अब तीसरे नंबर में हम क्वेश्चन था हमारा कोयम्बटूर, जिसका अब नाम हो गया कोयम्पुत्तूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडबी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, देवेंद्र कुमार सिंह। दोस्तों हाल ही में देवेंद्र कुमार सिंह को सिडबी के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये दोस्तों देवेंद्र कुमार सिंह, जो कि अब सिडबी के नए निदेशक होंगे। अब दोस्तों ये सिडबी क्या है? तो वर्ष 1990 में भारत सरकार ने लघु और कुटीर उद्योगों को विकसित करने की दृष्टि से सिडबी की स्थापना की थी और इसका हेडक्वार्टर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के सैनिकों के बीच किस घाटी में खूनी संघर्ष हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गलवान घाटी, जो कि हाल ही में काफ़ी चर्चा का विषय था। और यहाँ पर खूनी संघर्ष में भारत के लगभग 20 जवानों ने, 20 सैनिकों ने शहादत दी थी। और दोस्तों गलवान घाटी ये लद्दाख में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है, पेपर में पूछ सकता है कि गलवान घाटी कहाँ पर स्थित है। तो ये लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट है, 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वोल्कन बोजीकर, जो कि तुर्की के एक प्रसिद्ध राजनेता हैं। अब इन्हें 1 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, क्योंकि दोस्तों जो कोई भी संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनता है उसका 1 साल का कार्यकाल होता है। और इसके पहले ये तिराना मोहम्मद बंदे थे संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष। अब इनका स्थान ले लिया है वोल्कन बोजीकर ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वोल्कन बोजीकर। ये दोस्तों वोल्कन बोजीकर, जो कि तुर्की के एक प्रसिद्ध राजनेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में किन देशों को चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भारत, आयरलैंड और मैक्सिको, इन तीनों देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है, चुना गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। और दोस्तों यूएनएससी में अर्थात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत
8वीं बार चुना गया है। सबसे पहले ये 1950 में चुना गया था, अब ये दोस्तों 8वीं बार चुना गया है। और इन तीनों देशों का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट होकर 2023 तक, अर्थात 2 साल के लिए इनका कार्यकाल रहेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन बुक ट्रेड 2020 के शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अमर्त्य सेन। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को विश्व की अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए और सामाजिक बुराइयों को उजागर करने हेतु उन्हें जर्मन बुक ट्रेड 2020 के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये हैं दोस्तों अमर्त्य सेन, जिन्हें वर्ष 1998 में उनके कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 1 साल बाद 1999 में भारत सरकार ने उन्हें अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित किया था। दोस्तों ये भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं और ये वर्तमान में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि पेपर में पूछ सकता है कि अमर्त्य सेन किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं, तो पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन अर्थात एनएसएफ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन। ये हैं दोस्तों डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन, जो कि अब एनएसएफ के प्रमुख या एनएसएफ के डायरेक्टर बन गए हैं। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस संस्था ने लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट अर्थात एलसीएचजी के लिए पेटेंट हासिल किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इसरो। हाल ही में इसरो ने अगले 20 सालों के लिए एलसीएचजी अर्थात लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट हासिल किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, इसरो। ये दोस्तों लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये जो आप ड्रेस देख पा रहे हैं, इसी के लिए पेटेंट करा लिया इसरो ने, क्योंकि पहले अंतरिक्ष यात्री जब इस प्रकार की ड्रेस पहन के स्पेस में जाते थे तो उन्हें गर्मी बहुत लगती थी, उनके कपड़े के अंदर का जो टेम्परेचर होता था वो बहुत ही हाई होता था। लेकिन अब ये स्पेशल प्रकार के एक स्पेशल फाइबर से ड्रेस डेवलप की है इसरो ने, जिससे अब अंतरिक्ष यात्री के शरीर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही इस कपड़े के अंदर का टेम्परेचर रहेगा और उन्हें अब घुटन और गर्मी महसूस नहीं होगी। अब बात करें दोस्तों इसरो की, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके वर्तमान में हेड हैं के सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा रसोई योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? दोस्तों इंदिरा शब्द देख के आपको लग रहा होगा कि जरूर इसे किसी कांग्रेस शासित राज्य ने शुरू किया होगा। तो अब आप ऑप्शन पे नज़र मारेंगे तो देखेंगे कि महाराष्ट्र यहाँ पे भी कांग्रेस गठबंधन में है, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस है, पंजाब में भी कांग्रेस शासित सरकार है और राजस्थान में भी कांग्रेस शासित सरकार है। अब बताइए। तो दोस्तों इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान की गहलोत सरकार ने इंदिरा रसोई योजना को शुरू किया है, जिसमें वहाँ के राजस्थान के गरीब और बेसहारा लोगों को 2 टाइम पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा मात्र 5 से 10 रुपए की लागत में। तो दोस्तों इंदिरा रसोई योजना को चालू करने वाला राज्य है राजस्थान। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजडन इंडिया के सर्वे में पिछले 50 सालों का सबसे महान टेस्ट बल्लेबाज किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राहुल द्रविड़। द वाल के नाम से संबोधित होने वाले राहुल द्रविड़ को पिछले 50 सालों का ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन चुना गया है। दोस्तों इस सर्वे में पहले वे सचिन तेंदुलकर से पिछड़ रहे थे, लेकिन अंत में इन्होंने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़कर ये खिताब अपने नाम किया है। तो राहुल द्रविड़ इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये देख सकते हैं राहुल द्रविड़ के करियर पर एक नज़र। अगर आप भी एक क्रिकेट प्रेमी हैं तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस बात को ज़रूर याद रखिए कि राहुल द्रविड़ को द वाल के नाम से भी संबोधित किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी संयुक्त रूप से कौन से देश करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये इन दोनों देशों ने फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी संयुक्त रूप से करने का निर्णय लिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने मैरी जैक्सन के नाम पर अपने मुख्यालय का नाम रखने का फैसला किया है? दोस्तों, मैरी जैक्सन ये नासा की एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट थी और नासा ने वर्तमान में ये फैसला लिया है कि उसके वाशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर का नाम अब मैरी जैक्सन के नाम पर होगा। ये दोस्तों मैरी जैक्सन जो कि एक अफ्रीकी अमेरिकी साइंटिस्ट थी, गणितज्ञ थी और इनके नाम पर अब होगा नासा के हेडक्वार्टर का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर में कैंपेगोडा की विशाल मूर्ति स्थापित की जा रही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेंगलुरु। दोस्तों, वर्ष 1537 में बेंगलुरु शहर की स्थापना की थी कैंपेगोडा ने और इसीलिए उनको सरकार सम्मान देने के लिए येदियुरप्पा सरकार ने बेंगलुरु में उनकी 108 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेंगलुरु। और दोस्तों, बात करें कैंपेगोडा की तो ये एक विजयनगर साम्राज्य के एक प्रमुख सम्राट थे। यह कैंपेगोडा जिनकी 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है भारतीय शहर बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श पुलिस स्टेशन योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने इस योजना को शुरू किया है, आदर्श पुलिस स्टेशन योजना। इसमें जो है राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग की जाएगी कि वो अपने नागरिकों को कैसे सम्मान देते हैं। जब कोई एफआईआर कराने आता है तो क्या वो पहली बार में ही लिख लेते हैं, उस एफआईआर को कैसे डील करते हैं, नागरिकों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। इस प्रकार उनकी ओवरऑल रैंकिंग की जाएगी और किसी एक पुलिस स्टेशन को चुनकर उसे प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा और उसको आदर्श पुलिस स्टेशन घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों, ये योजना की शुरुआत हुई है भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, वे कौन अंपायर हैं जो आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, नितिन मेनन। दोस्तों, मध्य प्रदेश के नितिन नरेंद्र मेनन आईसीसी के एलीट पैनल में यानी कि विशिष्ट अंपायरों की पैनल में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय बने हैं। ये दोस्तों नितिन मेनन जो कि भारतीय राज्य मध्य प्रदेश से संबंधित हैं और क्रिकेट नियमों की बारीक जानकारी होने के कारण इन्हें आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने के शैलजा को सम्मानित किया है, वह किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, केरल। दोस्तों, केरल की पी विजन की सरकार में के शैलजा स्वास्थ्य मंत्री हैं और ये एक टीचर टर्न्ड पॉलिटिशियन है, अर्थात पहले ये एक शिक्षिका थी और बाद में इन्होंने राजनीति में आई है और इन्हें पी विजन की सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। और वर्तमान में ये कोविड से निपटने के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई हैं, जिनसे इनकी मुहिम से और योजनाओं से संयुक्त राष्ट्र प्रभावित हुआ और 23 जून के दिन अर्थात संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के मौके पर इन्हें सम्मानित किया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, केरल। यह दोस्तों के शैलजा जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, माइकल मार्टिन। दोस्तों, माइकल मार्टिन अब आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। बात करें सना मारिन की तो दोस्तों ये फिनलैंड की सबसे कम उम्र की महिला प्रधानमंत्री हैं। माइक पेंस ये यूएसए के उपराष्ट्रपति हैं। तो ये आपको याद रखना, राष्ट्रपति तो आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन ये यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपराष्ट्रपति हैं। और एन्ना सोलबर्ग ये नॉर्वे की महिला प्रधानमंत्री हैं। तो आपको इन चारों के बारे में ये बात याद रखनी है। तो दोस्तों ये है माइकल मार्टिन जो कि अब आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं।
आइए अब देखते हैं इस माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस। दोस्तों यहाँ पे गलत लिख गया है, इस माह के। तो दोस्तों 1 जून के दिन दूध की पौष्टिकता और महत्व को बताने के लिए विश्व दुग्ध दिवस हर साल मनाया जाता है और इस बार इसकी 20वीं सालगिरह मनाई गई थी, क्योंकि पहली बार विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया था वर्ष 2000 में। तो इस प्रकार 2020 में इसकी 20वीं सालगिरह मनाई गई थी, जो कि हर साल 1 जून को मनाया जाता है। तो ये तो दोस्तों विश्व दुग्ध दिवस है। और भारतीय दुग्ध दिवस या राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को वर्गीज कुरियन, जिन्हें कि भारतीय श्वेत क्रांति के जनक भी कहते हैं, उनके जन्मदिवस पर नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। और 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। 2 जून को दोस्तों, तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था, इसलिए हर साल 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। 3 जून को दोस्तों साइकिल के बारे में महत्व बताने के लिए विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 5 जून को दोस्तों पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम आप ज़रूर याद रखिए, बायोडाइवर्सिटी और टाइम फॉर नेचर। इसकी दोनों थीम मिल रही हैं दोस्तों इस समय, इसलिए दोनों थीम याद रखिए। बायोडाइवर्सिटी भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं और टाइम फॉर नेचर। गूगल में सर्च करेंगे तब टाइम फॉर नेचर मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं ऑप्शन में बायोडाइवर्सिटी भी मिलता है, इसलिए आप विश्व पर्यावरण दिवस की ये दोनों थीम याद रखिए। नेक्स्ट है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, जो कि हर साल 7 जून को मनाया जाता है और इस साल इसकी थीम थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। नेक्स्ट है 8 जून को दोस्तों हर साल विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, क्योंकि वर्तमान में संसार के सभी महासागरों में प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भरमार है और खूब गंदगी महासागरों में मचाई जा रही है, जिससे कि जलीय प्राणियों के प्रति एक गंभीर संकट पैदा हो गया। तो इसलिए दोस्तों हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, जिससे लोग महासागर की सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक हों। नेक्स्ट है 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस। दोस्तों बच्चों को मजदूरी छुड़ाकर उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे भेजा जाए, उन्हें खेल कूद से जोड़ा जाए, इसलिए हर साल 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। 14 जून को दोस्तों तो रक्तदान के महत्व को बताने के लिए हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है और इस बार की थीम थी सेफ ब्लड सेव्स लाइफ्स। नेक्स्ट है 15 जून। तो 15 जून को दोस्तों 2 दिवस मनाए जाते हैं, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस और विश्व पवन दिवस। युवाओं को पवन ऊर्जा की शक्ति को बताने के लिए हर साल 15 जून को वर्ल्ड वाइन डे यानी कि विश्व पवन दिवस मनाया जाता है। 19 जून को दोस्तों यौन हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि कई बार हिंसा यौन हिंसा का रूप ले लेती है, जिससे कि सामने वाले को शारीरिक और मानसिक कष्ट भोगना पड़ता है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र 19 जून को हर साल यौन हिंसा उन्मूलन दिवस मनाता है। नेक्स्ट है दोस्तों 21 जून। तो हर साल 21 जून को दोस्तों 3 दिवस मनाए जाते हैं, तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि इस बार 6वीं बार मनाया गया और इस बार की थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, यानी कि स्वास्थ्य के लिए योगा और घर में करें योगा, क्योंकि इस बार कोरोना के कारण इसके लिए सामूहिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए थे। और इसी दिन 21 जून के दिन ही यानी कि उत्तरी गोलार्ध के बड़ा दिन होता है 21 जून को, तो इसी दिन ही विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है और जल विज्ञान के महत्व को बताने के लिए विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि 21 जून के दिन अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, विश्व संगीत दिवस और विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है। अब यह हाइड्रोग्राफी क्या होता है दोस्तों? यानी कि जल का विज्ञान, जल के जितने भी घटक हैं, समुद्र, नदी, तालाब, पोखर, उनके इसमें पानी का अध्ययन करके उनके बारे में भविष्यवाणी की जाती है और हाइड्रोग्राफर्स के पहचान दिलाने के लिए हर साल 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को सम्मान दिलाने के लिए हर साल 23 जून को
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 2020 में टोक्यो में ओलंपिक होना था, लेकिन कोरोना के कारण ये टलकर अगले साल हो गया, अर्थात कि 2021 में अब इसे आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है 27 जून को दोस्तों हर साल वर्ल्ड MSME डे मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2017 से मनाने की। बात करें MSME की फुल फॉर्म की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, अर्थात सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। तो दोस्तों दुनिया भर में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को सम्मान दिलाने के लिए और इनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल वर्ल्ड MSME डे मनाया जाता है 27 जून को। नेक्स्ट है 29 जून। तो दोस्तों इस दिन हमारे देश के प्रसिद्ध सांख्यिकीविद PC महलनबिस का जन्म हुआ था कोलकाता में, जिन्होंने भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार किया था। और दोस्तों ये योजना आयोग के पहले सदस्य भी थे। तो भारत में सांख्यिकी के क्षेत्र में इनके विशेष योगदान के कारण इनके जन्म दिवस को हर साल भारत सरकार राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाती है। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं जून 2020 में प्रकाशित कुछ मुख्य पुस्तकें जो कि आगे वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगी। तो पहली पुस्तक है बिहाइंड द मास्क। इस पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों बांग्लादेश के मोहम्मद अब्दुल मन्नान। इस पुस्तक में मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति और समाज पर इसके बढ़ते प्रभाव के बारे में विस्तार से चर्चा की है। तो बिहाइंड द मास्क इस पुस्तक के लेखक है बांग्लादेश के मोहम्मद अब्दुल मन्नान। नेक्स्ट है लॉकडाउन लिएजन्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज। दोस्तों 30 छोटी छोटी कहानियों को मिलाकर शोभा डे ने इस पुस्तक को लिखा है, जिसका नाम है लॉकडाउन लिएजन्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज। और इस पुस्तक को लॉन्च किया है अभिनेता सोनू सूद ने। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि सोनू सूद हाल ही में प्रवासी मजदूरों की मदद करके काफ़ी चर्चा में रहे थे। नेक्स्ट है द रूम वेयर इट हैपेंड आ व्हाइट हाउस मेमोयर। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन। और इस पुस्तक में उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर यह आरोप लगाए हैं कि वर्ष 2016 के चुनावों में उन्होंने चीन और रूस जैसे देशों से मदद ली थी। नेक्स्ट है लेजेंड ऑफ सुहेल देव। इस प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों अमीश त्रिपाठी, जो कि हमेशा पौराणिक कथाओं पर किताबें लिखते हैं और इसके पहले उनकी 7 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें से प्रमुख हैं सीता, मिथिला की योद्धा, राम, इक्ष्वाकु के वंशज, रावण, आर्यावर्त का शत्रु, नगांव का रहस्य, वायुपुत्रों की शपथ। और इस प्रकार ये इनकी 8वीं पुस्तक है, जिसमें उन्होंने श्रावस्ती के राजा सुहेल देव के बारे में एक कहानी क्रम वर्णित की है। नेक्स्ट है दोस्तों मीटू, जो कि 2 साल पहले बॉलीवुड में भी इसकी धमक पहुंची थी और कई नामी ग्रामी एक्टर्स पर यौन शोषण के आरोप लगे थे। तो हाल ही में जाने माने लेखक करण पुरी ने इस पर एक फिक्शनल स्टोरी लिखी है और इस पुस्तक को मीटू नाम से ही प्रकाशित किया है। तो दोस्तों ये पुस्तक काफ़ी चर्चा में रहने वाली है, इसलिए इसके लेखक का नाम जरूर याद रखें, करण पुरी। तो दोस्तों ये है मोहम्मद अब्दुल मन्नान, जिन्होंने कोरोना वायरस के ऊपर लिखी है बिहाइंड द मास्क। ये है दोस्तों करण पुरी की मीटू पुस्तक का फ्रंट पेज। ये है दोस्तों शोभा डे, जिन्होंने पुस्तक लिखी है लिविंग एंड अदर स्टोरीज लॉकडाउन लिएजन्स। ये है दोस्तों जॉन बोल्टन की प्रसिद्ध पुस्तक द रूम वेयर इट हैपेंड आ व्हाइट हाउस मेमोयर। ये दोस्तों अमीश त्रिपाठी की प्रसिद्ध पौराणिक किताब द किंग लेजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया। तो दोस्तों ये 5 पुस्तकें आपको लेखक के साथ इनकी याद रखनी है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारा करंट का सेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो हमें लाइक करें, वीडियो कैसी लगी ये बताने के लिए ज़रूर दोस्तों कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तब आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।